खुशामदीद नाजरीन, पीस डायलॉग सीरीज़ का आज का मकालमा बच्चों के उर्दू अदब के हवाले से है। हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि बच्चों को उर्दू अदब की तारीख़ क्या रही है, उर्दू अदब की अहमियत क्या है, अदब की अहमियत क्या है और उर्दू अदब में लिखारियों और बच्चों पर लिखे गए अदब के मसाइल क्या रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं नईम बलोच साहब, नईम अहमद बलोच साहब, और आप एक जाने पहचाने बच्चों के उर्दू अदब के लिखारी हैं और आपको बहुत सारे इनामात से भी नवाजा गया है, जिसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने आपको 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था बच्चों के अदब के हवाले से उर्दू में, और नेशनल बुक फाउंडेशन ने 1996 में आपको उनकी तसनीफ़ पर एक इनाम दिया था। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ़ तदरीसी इदारों में वर्कशॉप्स और लेक्चर्स देते हैं स्कॉलर्स, एंड ही इज़ ऑल्सो ये अटैच रहे हैं अखबारात के साथ, जिसमें काफ़ी सारे निजी चैनल्स भी हैं और अखबार भी हैं। बहुत वेलकम सर, खुश आमदीद। जी नईम साहब, आप अपने मुतालिक कुछ नाजरीन को बताइए। जी, नाम तो आपने बता ही दिया। मैंने बच्चों के अदब को एज ए प्रोफेशन के तौर पर तो शुरू नहीं किया था, लेकिन मुझे इतना याद है कि सबसे पहले जब मैं एफएससी का एग्ज़ाम दिया तो उस वक्त मैंने फ़रागत जो मेरे पास आई तो मैंने सबसे पहले बच्चों की कहानी लिखी, जो नवाए वक्त के बच्चों का जो सेक्शन होता था उसमें वो पब्लिश हुई। वो पहली कहानी मैंने लिखी और वो शाया होगी। इससे मुझे बहुत मेरा हौसला बुलंद हुआ और मैं लिखता गया। उसके बाद मैंने प्रोफेशन के तौर पर 1982 में मैंने एक बच्चों का मैगज़ीन था कौसर, जो अब भी शाया हो रहा है, तो उसमें मैंने ये चिल्ड्रन कुरान सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शाया होता था, तो उसमें पहले मैंने एज ए राइटर उसमें लिखा। बाद में उन्होंने मुझे उसकी डिप्टी एडिटर के तौर पर मेरी खिदमात ली और फिर इस तरीके से ये सिलसिला चल निकला। और उसके बाद मैंने नवाए वक्त वालों ने जब फूल रिसाले का आगाज़ किया, ये फूल रिसाला वही है जो बहुत पहले पाकिस्तान के क़याम से भी पहले शाया होता रहा था, और उसके बाद उन्होंने इसे दोबारा से शाया करना शुरू किया नवाए वक्त ने। तो मैं उसके मेरे साथ मेरे सीनियर थे और उसके बाद मैं डिप्टी एडिटर था, तो हमने ये रिसाला जो है वो शाया करना शुरू किया नवाए वक्त के प्लेटफॉर्म से। फूल उसका नाम होता था। उसके बाद मैं फूल को कुछ वजूहात की बुनियाद पर छोड़ दिया और उसके बाद मैं मुख्तलिफ एज ए जर्नलिस्ट मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता रहा। लेकिन फिर मुझे एक मौका मिला जिसमें मैंने बच्चों का जो रसाला आँख में चुली, जो पहले कराची से शाया होता था, उसके हकूक़ हासिल कर लिए, वो बंद हो गया। तो मैंने लाहौर से, इनके सूबा पंजाब से उसका डिक्लेरेशन ले लिया और वो मैंने पर्चा चलाया और वो कुछ 4-1 साल चला पर्चा। उसके बाद वो पर्चा जब मेरे पास उसके तमाम फंडिंग ख़त्म हो गई तो मैंने वो पर्चा किसी को दे दिया। तो उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ इदारों से वाबस्ता रहा चिल्ड्रन लिटरेचर के तौर पर, और किताबें भी मेरी छपती रहीं। और हाँ, एक बड़ी अहम बात आपको मैं बता दूं कि जो मुझे चिल्ड्रन लिटरेचर के तौर पर सबसे पहले कामयाबी, जिसको मैं बड़ी एक अल्लाह की नेमत समझता हूँ, वो ये हुई कि मुझे जब मैं आँख मिचौली ही शाया कर रहा था तो मुझे पंजाब का एक प्रोजेक्ट था जिसमें किताबें शाया की जाती थीं। तो उन्होंने ख़ुद से मुझसे रब्ता किया और कहा कि आप हमारे लिए किताबें लिखें। तो वो ताबीर पब्लिशर के नाम से मेरा एक पब्लिशिंग हाउस भी मैंने बना लिया था। तो वो उसमें उन्होंने मुझसे 4 किताबें लिखवाईं जो उन्होंने मुझसे ख़रीदी। ये ख़ासी तादाद थी उनकी, उसमें 1 लाख से ज़्यादा उन्होंने इसे पब्लिश किया और वो मेरे लिए एक बड़ा इनकरेजिंग हुआ। मेरी बहुत सारी उसमें मसाइल जो है वो हल हुए और उसी की बुनियाद पर मैंने आँख मिचौली को शाया आगे बढ़ाया, उसको इशाअत उसकी मैंने जारी रखी। उसके बाद मैं जहाँ भी जाता था, मतलब उर्दू डाइजेस्ट में वाबस्ता हुआ, मैं रोज़नामा जना से वाबस्ता हुआ, मैं नई बात, रोज़नामा नई बात का मैगज़ीन एडिटर भी रहा। तो उसमें मैं बच्चों के हवाले से जो मेरा ख़ास इंटरेस्ट था वो मैं वहाँ जहाँ भी जाता था उसको मैं कर देता था। यही आपने जो यही बच्चों का अदब
ये आपका एक ख़ास महवर रहा है ज़िंदगी में, और इसी के गिर्द आपने अपने सारे वसाइल भी इस्तेमाल किए और अपनी ज़हानत और उन चीज़ों पे आपने अपने इज़हार भी किया अपनी राय का। आप हमें कुछ इस तरह से ये बताइए कि बच्चों के अदब की जो तारीख़ रही है, उर्दू अदब बच्चों के लिए जो लिखा गया, इसकी तारीख़ कैसी रही है पाकिस्तान में? जी, ये आपने अच्छा किया पाकिस्तान का उसमें ज़िक्र कर दिया, वरना तो एक बात असूली तौर पर याद रखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आज भी अगर बुक्स शाया होती हैं और वो मुनाफा बख्श हैं तो चिल्ड्रन लिटरेचर नंबर 1 है। अच्छा, तो यहाँ आप कह रहे हैं कि बच्चों का अदब सबसे पहले नंबर के पर है। हाँ, और उसमें हर शायर ने, गालिब को छोड़ दें उसके बच्चे नहीं थे, वरना उर्दू के जितने भी बड़े बड़े शायर हैं, आप अल्ताफ़ हुसैन हाली लें, उससे भी पहले आप अमीर खुसरो को ले लें जो उर्दू ज़ुबान के इब्तदाई शायरों में से हैं और नसर निगारों में से हैं, उनसे लेकर अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना ज़फ़र अली ख़ां, आप जो भी नाम उर्दू अदब का बड़े से बड़ा ले लें, मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद, आप जो भी बड़ा नाम लें, अशफाक अहमद, उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने बच्चों के लिए लिखा। तो बच्चों का अदब उसी तरीके से साथ साथ रहा है जैसे बड़ों का अदब है। और उसकी अहमियत है, क्यों अहमियत है कि बच्चों को जिस तरीके से खिलौनों की ज़रूरत होती है, इसी तरह बच्चों को अल्फाज के खिलौनों की भी ज़रूरत होती है। और बच्चों के अल्फाज के खिलौने नज़में हैं, कहानियाँ हैं, आज उनको आप देख रहे हैं, आप कार्टून हैं, आप उनकी एनिमेशन स्टोरीज हैं, वो सारा कुछ आपके सामने है। तो उसको आप बच्चों का अदब आप कह लें कि इसको आप इंसान की ज़िंदगी से अलग कर ही नहीं सकते। अभी जिस तरह आपने ये कहा कि बच्चों के अदब में उनका एक खिलौना अल्फाज हैं और जिनसे वो कहानियाँ बुनी जाती हैं, जिन्हें वो पढ़ते हैं। ये जो अदब और कहानियाँ बच्चों के लिए उर्दू में लिखी गई हैं, इनके अल्फाज या इनमें इस्तेमाल की गई जो रुझानात हैं, उनसे मुताल्लिक़ आप क्या मतलब लिखारियों का क्या रुझान रहा है? लुग़त का इस्तेमाल हो गया जो कि आपके काम तहकीकी काम का और आपके जितने भी पेपर्स रहे हैं उनमें एक बड़ा अहम ये एक जुज़ है। इस हवाले से आप ज़रा हम बताइए कि ये कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं उर्दू अदब का जो लुग़त है, और कैसे बच्चों की कहानियाँ छपी हैं, किस नौइयत की रही हैं? पाकिस्तान में उर्दू अदब के 2 दौर हैं। एक दौर अगर आपने 1947 का पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया, वो शुरू होता है और वो ज़िया-उल हक़ के दौर पर ख़त्म हो जाता है, और ज़िया-उल हक़ के दौर के बाद दूसरा दौर बच्चों के अदब का शुरू होता है। अब ये हुआ है कि ये जो दौर है बच्चों के अदब का, ज़िया-उल हक़ के ज़माने से पहले का, उसमें आप बड़े बड़े नाम देखेंगे और उन लोगों को शऊर था कि बच्चों की ज़ुबान, बच्चों के लिए जो अदब हमने तख्लीक करना है उसकी ज़ुबान और होती है और बच्चों के बड़ों के लिए और होती है। और उसमें उन्होंने जिस तरीके से दुनिया के दूसरे मुल्कों में आप देखें, इंग्लिश लिख रहे हैं, फ्रेंच लिख, जो भी ये ज़ुबानें, उसमें ख़ास होता है कि जी इस एज के लिए आपने ये वाली वोकैबुलरी जो है ना, ज़ख़ीरा अल्फाज इस्तेमाल करनी है और इस एज से आगे आपने ये करनी है। ये एक बड़ी एक साइंटिफिक रिसर्च के तौर पर लोग इसको जानते हैं और उसके ऊपर बहुत सारा इल्मी काम हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पर हम इल्मी एतबार से, लिटरेसी रेट के एतबार से, तालीम के एतबार से बाकी कौमों से बहुत पीछे हैं और इस पीछे होने की वजह से जो मुख्तलिफ असरात पड़े हैं उसमें बच्चों का अदब भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। वो बड़े बड़े नाम, अहमद नज़ीम कासमी, अमजद सलाम अमजद जो इस वक्त हयात भी हैं, बड़े बड़े अशफाक अहमद, बानो, कुछ बड़े आप जो भी नाम लें, उनको इस चीज़ का शऊर था। लेकिन आज जो हमारे पास बच्चों के अदीब हैं उनकी तालीम बहुत नॉमिनल्स है। उनमें आप चंद नाम ले लें तो वो इसका ख्याल रखते होंगे, जो उस्ताद भी हैं उसका ख्याल रखें, मतलब नज़ीर अम्बालवी साहब आपके जो मौजूदा दौर में,
अली अकबर तसव्वुर हैं वो मौजूदा दौर में। तो इसमें आपको उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, इब्ने आस मोहम्मद हैं, तो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं उन लोगों को जिनको शऊर है कि बच्चों के अदब में कैसे लिखना है और बड़ों के अदब में कैसे लिखना है। तो मैं ये आपकी जो बात है उसका क्रक्स अगर बयान करूं एक सिंपल एक सेंटेंस में, तो मैं आई एम सॉरी टू से दैट कि बच्चों के अदब का एक बहुत बड़ा इस वक्त जो राइटर है उसको ये मालूम ही नहीं है कि बच्चों के लिए क्या जुबान होनी चाहिए और बड़ों के लिए। आपको मिसाल देता हूँ, मैंने कभी भी बच्चों के लिए जब लिखा तो खूबसूरत को इकट्ठा नहीं लिखा, खूबसूरत, दिलचस्प, अक्लमंद। तो ये पूरा एक तरीका है कि जिस लफ्ज़ को लिखना कैसे है बच्चे के लिए और बड़े के लिए वो मुख्तलिफ है। तो मैं पूरी लुगात लोगों ने, आप दूसरी ज़ुबानों में जाएं, हमारे यहाँ भी थोड़ा सा काम हुआ है उस पर जी। आप 5वीं जमात के बच्चों के लिए ये ज़ख़ीरा अल्फाज है, आप इससे ज़्यादा आगे ना जाएं, लेकिन वो बहुत महदूद है। ये बाकायदा इसको एजुकेशन का हिस्सा बनाया गया हो नहीं। तो आप इसको जिस तरह 2 अदवार में अगर तकसीम करते हैं तो क्या जैसा आपने कहा कि ज़िया साहब से पहले का दौर है और ज़िया साहब के बाद के दौर है, तो ज़िया साहब से पहले जो बच्चों का अदब लिखा गया है क्या वो तामीरी था और उसमें लुग़त का इस्तेमाल जो था वो खौफ या सियासत जैसे रुझानात को या हकीकी कहानियाँ बयान करता रहा है बच्चों का अदब? जी बिल्कुल, बच्चों का अदब जैसे कि मैंने बताया ना कि ये फितरी ज़रूरत रही है मुआशरे की, और बच्चों के अदब जो है वो नागुज़ीर रहा है, ये आ रहा था। और ये बुनियादी चीज़ क्या है, ये तफरीह है। आप समझ लीजिए बच्चों के अदब की बुनियादी ज़रूरत उनकी तफरीह, जैसे मैंने खिलौना कहा था ना। अच्छा, अब हम एज ए उस्ताद जब मैं जाऊँगा तो मैं देखूंगा कि अच्छा बच्चों को ये जो सिलेबस की बुक्स हैं वो ज़रा खुश्क होती हैं, तो ज़रा उनको अखलाकियात के लिए, उनको मैनर्स के लिए, सोशल एथिक्स के लिए ज़रा मैं कहानी का सहारा ले लूँ, तफरीह भी हो जाए, ये भी हो। ये एक बड़े नेचुरल तरीके से ये जारी था। ज़ियाउल हक़ के दौर में एक बहुत बड़ा अजाब इस कौम पर नाज़िल हुआ, वो था अफ़गान वार के तौर पर हुआ, और उसके बाद जहाद के लिए उन्हें एक पूरी नस्ल चाहिए थी। तो ज़ियाउल हक़ के दौर में हमारे यहाँ बाकायदा इदारा एक बना, और वहाँ पर उन्होंने बच्चों के जितने भी लिखने वाले थे, बच्चों के बेशुमार जो रसायल उस ज़माने में छप रहे थे, उन सब को एक ख़ास तरीके से ट्रेन करना शुरू कर दिया, ताकि इंस्टीट्यूशनल तरीके से इसको प्रोग्राम किया गया। आप ये कह रहे हैं कि बच्चों के इन जज्बात को, तो यही बात है ना, आप बच्चों का खिलौना एक कोई भी बना दें, लेकिन अगर आप वो खिलौना पिस्तौल ही दिखाएंगे उसको, आप वो खिलौना हमेशा टैंक ही दिखाएंगे, तो उसकी नफ्सियात क्या होगी। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि सियासी रुझान जो है, जो कि बच्चे का एक सब्जेक्ट नहीं है तीसरी या 5वीं जमात में, वो कहानियों में लिखारियों ने उसका इस्तेमाल किया। फारूक साहब, आप जस्ट इमेजिन कश्मीर नंबर, पूरे पाकिस्तान में जो बच्चों के रसाले हैं वो कश्मीर नंबर पर ये कहानियां लिखी जा रही हैं, शहादत नंबर, यानी कि बच्चों को बाकायदा उनके जहनों में सियासी तौर पर कुछ चीज़ें डाली गई। और उस वक्त इसके पीछे इंटरनेशनल मीडिया भी था, यानी कि हमने वो अफगान वार जो है, इंटरनेशनल जो सारा प्लेटफॉर्म था, वो हमारे इन जज्बात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। पर यहाँ पर ये भी तो बात आती है ना, देखिए लिखने वाला लिखारी तो पाकिस्तानी था, और वो उस वक्त एक ख़ास उम्र का होगा, वो ज़िया साहब के दौर से पहले का होगा, तो क्या वो लिखारी ये चीज़ नहीं समझ सका था? अब ये लिखने वाले जो अदीब हैं, इनका भी तो एक ये खुद से उन फैसलों को के तामीरी जहन कैसे जो है वो अफजाइश पा सकता है? तो अल्फाज क्या होंगे? क्या इनको मजबूरी के तहत ये लिखना पड़ा, या क्या रहा ये मामला कि इस तरह की कहानियाँ ही बस लिखी, या लिखारियों का जो आप कह लीजिए कि एक काबिलियत या चीज़ को समझने की सलाहियत थी, क्या उसमें कमी रह गई थी पहले? जब एक आप मौजू दे देंगे और महदूद कर देंगे
राइटर्स को कि आपने इसी उन्वान पर कहानी लिखनी है, आपने इसी उन्वान पर नज्म लिखनी है, आपने बच्चों के जहनों में डालना है कि वो फलां मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें, आपने बच्चों के जहन में डालना है कि फलां फलां नजरियात वाला बंदा हमारा दुश्मन है। यहाँ एक और भी बात आती है, जिस तरह जो कहानियाँ बच्चों के लिए लिखी गई हैं उनमें बाज़ ऐसी चीज़ें, बाज़ के अक्सरियती कहानियाँ जो हैं वो एक जादुई और बादशाही निज़ाम के गिर्द घूमती हैं। आज का दौर जो है वो वैसा तो रहा नहीं। अक्सर बच्चों को मालूम है कि जादू होने से रहा। तो इस सारी सिचुएशन में वो कहानियाँ उर्दू अदब में क्या इससे मुख्तलिफ किस्म की कुछ कहानियाँ जो हैं वो लिखी गई, या ज़्यादा इसी पर मबनी रहा है काम? देखें, पहले एक बहुत बड़ा नाम जो बच्चों के जासूसी अदब में इश्तियाक अहमद, आपने शायद बचपन में कुछ अगर मुमकिन पढ़ा हो, तो देखिए अब वो एक पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर राइटर थे और वो चंद उन लोगों में हैं जिन्होंने बच्चों के अदब में बतौर मुसन्नफ कमाया भी है। अब मैं आपको उनकी स्टोरी बताता हूँ। वो उसी माइंडसेट से मुतासर हुए जो ज़ियाउल हक का माइंडसेट था। अब पहले एक सादा तफरीही अंदाज में ये इंस्पेक्टर जमशेद है, वो मुख्तलिफ जराइम की वो सुलझा रहे हैं। आप यूँ समझ रहे हैं जिस तरह का शर्लक होम्स है, वो भी बच्चों के शर्लक होम्स पर लिख रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब जितने भी मुजरम हैं, मतलब मैंने आंख मचोली के लिए अपनी एक कहानी उनसे लिखवाई, बहुत सारी लिखवाई, लेकिन जिस पर उनसे मेरी उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहानी क्या लिख कर दी, उससे आपको पूरा माइंड सेट उनका मालूम हो जाएगा कि कैसे टिल्ट हुआ। उन्होंने लिखा कि वो जो पाकिस्तान, वो जो हीरो था, वो आखिर में सुसाइड बॉम्बर के तौर पर वो बहुत सारे काफिरों को मार देता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बताऊँ। सवाज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फारूक खान, जिनको शहीद कर दिया गया, वो एक ख़ास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और मुझे भी एजाज़ हासिल है कि मैं उनके साथ काम कर रहा, कि वो सुसाइड बॉम्बर बच्चे जिनका ब्रेन वॉश किया गया था, उनको उन्होंने रिहेबिलिटेट करना था और उसके लिए लिटरेचर तैयार करने में मैं भी उनके साथ था। उनको शहीद कर दिया। क्या मतलब है? उस नतीजे पर पहुंचे कि उनको ऐसा लिटरेचर, कैसा बाकी चीज़ों में के अलावा ऐसा लिटरेचर दिया जाता था जिससे वो ये काम करने को तैयार होते थे। और आप जरा स्टैटिक्स दिखाएं, देख, लिखा हुआ जो लफ्ज़ है वो बहुत ताकत रखता है और वो जहन को बिल्कुल बदल कर रखता है। लफ्ज़ है जिससे या फूल बनना है या जिसने बम बनना है। अच्छा, ये यहाँ पर आपने जिक्र किया कि बैनुल-अक़वामी जो रुझानात हैं बच्चों के लिए लिखने में, वो बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पर नफ़ा बख्श हैं, सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श हैं। आपने 35 किताबें लिखी बच्चों के लिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और ये जो आपका आपने ये रसाला है बच्चों का, आंख मचोली, ये बंद करना पड़ गया आपको, इसकी क्या वजूहात रही? देखिए, अदब जो है और ख़ास तौर पर बच्चों का अदब, ये बच्चों की फितरी ज़रूरत है, लेकिन इससे भी बड़ी ज़रूरत ज़िंदगी की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ वालिदैन के लिए उनकी किताबें पूरी करना, उनके इलाज मुआलजे, उनके लिबास और उनकी बाकी चीज़ें पूरी करना, खुराक पूरी करना, वो एक बहुत बड़ा मसला है। अदब तो सेकेंडरी चीज़ बन जाता है। तो हमारे यहाँ जिस तरीके से हमारे अवाम की हालत है, गुर्बत है, वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बच्चों को इस तरफ लाएं। एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, हमारे यहाँ रीडिंग हैबिट्स ही डेवलप नहीं हुई। लाइब्रेरीज होंगे तो करेंगे, नहीं साहब, लाइब्रेरीज इस शहर में किसी ज़माने में तो थी, उसके क्यों नहीं है? इसलिए कि मैं जब लिखता हूँ, मैं राइटर हूँ, मुझे उसका जब अगर मैं शौक में आकर मैं लिख दी, लेकिन जब मुझे उसका मुआवजा ही नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा इतना कम मिलेगा कि वो मेरी किसी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। मैंने आपने आंख मचोली का मुझसे सवाल किया,
तो मेरे पास एक दोस्त ने कहा कि फलां साहब के पास मैंने पैसे लेने, अगर तुम ले लो तो तुम अपने मकसद के लिए उसे इस्तेमाल कर लो। वो मैंने पैसे खुशकिस्मती से धूप में जल जल कर, उनके चक्कर लगा लगा कर उनसे मैंने पैसे ले लिए और उससे मैंने मैगज़ीन शुरू कर लिया। और उसके बाद मुझे एक और भी एज मिला जिसमें मेरी कुछ किताबें मिडिल स्कूल प्रोजेक्ट के एतबार से वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने मेरी किताबें शाया की और मुझे उसका कुछ मिल भी गया। और जब वो भी ख़त्म हो गया, मेरा घर भी बिक गया, तो उसके बाद मैं क्या करता? और मैं फिर भी शायद साबित कदम रहता है, एक मुझे मेरे उस्ताद की मेरी बहुत बड़ी उसमें सरपरस्ती शामिल होगी, मैं वो भी जंग लड़ लेता। लेकिन जब 9/11 के बाद मेरे बच्चों का नाम लेकर मुझे धमकाया गया, जब मुझे अपनी जान के लाले पड़ गए, तो शायद मैं अपनी जान पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आपको ये बताया जाए कि हमें मालूम है कि आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और फलां टाइम में छुट्टी होती है, तो आप कुछ अपना ख्याल रखें। अच्छा, ये बताइए कि जो अब ज़राए बदल गए हैं दुनिया में, बच्चों का अदब भी एक नए दौर में दाखिल होता जा रहा है तकनीकी एतबार से, और सोशल मीडिया है, चीज़ें हैं। उर्दू का अदब बच्चों का जो है वो इस हवाले से किस मानंद सफ़र कर रहा है? और एनिमेटेड मूवीज़ हैं, इस किस्म की चीज़ें जो हमारे यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए कोई काम हो रहा है, और क्या वो हमारे बच्चों को वैल्यूज़ सिखाने में, जो इतना एक बहस सी रहती है कि वैल्यू, ये पढ़ के वैल्यू समझना चाहेंगे, यूनिवर्सल वैल्यू समझना चाहेंगे, तो इन सब के हाथ में तो अब गैजेट्स हैं। ये उस किताब से वैसे ही ना वाकिफ़ हैं जो आप कहते हैं कि जिसको पढ़ना है, ना उसके लिखने वाले तो इसकी तरफ क्या कोई ऐसे इक़दामात लिए जा रहे हैं उर्दू अदब से, पब्लिशर्स की तरफ से, या एनिमेशंस पर क्या काम चल रहा है? आपको एक मूवी याद होगी जो जियो वालों ने बनाई थी, डोंकी राजा। आपको मालूम हुआ कि वो पाकिस्तान की तारीख की कामयाब तरीन फिल्मों में से एक फिल्म है। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि डोंकी राजा के बाद उस तरह की बहुत सारी कोशिशें की जाती। इसी तरीके से एक पाकिस्तान के बहुत प्रोमिनेंट जो टीवी से मुंसलिक रहे हैं, उन्होंने बुर्का एवेंजर के नाम से एक सीरीज़ बनाई। तीन बहादुर के नाम से भी उन्होंने एक एनिमेशन बनाई, लेकिन वो दोबारा क्यों नहीं बना सके, हालांकि वो बहुत हद तक कामयाब थी। इसलिए कि वहाँ पर जो मैंने आपको ज़िया उल हक की मिसाल दी कि उस दौर में इस्तेमाल किया गया बच्चों के लिटरेचर को अपने ख़ास मकासद के लिए, अब दूसरे तबके ने दूसरा काम शुरू कर दिया। मसलन डोंकी राजा के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पहले आया कि ये इसमें सियासी फिल्म है। इसी तरीके से बुर्का एवेंजर और तीन बहादुर में भी ये हुआ कि ये एक ख़ास माइंड सेट है जो बच्चों को ख़ास किस्म की जो मेंटालिटी है लिबरल हवाले से वो उसमें डेवलप कर रहा है। तो ये गलत है। ये तो फिर आप मुख्तलिफ हर चीज़ को किसी न किसी लेबल में मुक़य्यद कर देंगे, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों का अदब आप उसे तफरीह रहने दें। ये उसका, अगर आप बच्चों का अदब बहाल करना चाहते हैं, ना लेफ्ट ना राइट, किसी विंग में पड़े बगैर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ तफरीह के लिए उनको चीज़ें दें। आप तफरीह के लिए चीज़ें देंगे तो आपको एथिक्स जो है वो हैरी पॉटर में भी मिल जाएगी। आप दुनिया का कोई भी अदब, चाहे वो खालिस तफरीह की बुनियाद पर लिखा गया हो, उसमें आपको इंसान के अंदर इनबिल्ट है ये नेकी और बदी, ये इंसाफ और गैर जुल्म, इन सब का आप उसकी बुनियाद पर आप इन बच्चों के अंदर इनकलकेट करें अपने जो मुस्बत रुझानात हैं। तो हमने ये किया है। कुछ लोगों ने बहुत ही आप कह लें कि फंडामेंटलिज्म की तरफ माइल हुए और कुछ लोग उन्हें लिबरल की तरफ माइल हुए। आप एक सीधा सा काम करें, आप बच्चों के लिए तफरीही अदब, तफरीही मूवीज़ आप करेंगे, उसको आपको मालूम है कि पाकिस्तान में पूरा एक चैनल बच्चों के लिए लॉन्च किया गया। अच्छा, ये बड़े मारूफ हमारे जो पाकिस्तान में
उन्होंने शाया का था, ये बिजनेस, उनका बिजनेस के नाम से भी एक चैनल था, वो उन्होंने का बात कर रहे हैं। जी जी, तो उन्होंने वो चैनल बनाया, मैंने उसमें भी लिखा कुछ ना कुछ, मेरी स्टोरीज भी उन्होंने वहाँ पर भी मैंने काम किया। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वो हमारे यहाँ एक अवेयरनेस थी, उसकी बहुत ज़्यादा जो उस पर लागत आ गई, उसको इंडस्ट्री हमारी सहार नहीं सकी। आप ज़रा गौर कीजिए, हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा चैनल हैं, उनके पीछे जो उनको ऐड देने वाले हैं वो कितने हैं, वो 4-5 कंपनियाँ होंगी। उस 4-5 कंपनियों ने पूरी आपकी अखबारात का खर्चा उठाया हुआ है, आपका इंटरनेट है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका बोझ उठाया हुआ है। तो हमारे यहाँ एक तो मार्केट बहुत छोटी है, और फिर हमारे यहाँ वो उसकी जो एक मार्केटिंग है वो भी अगर अच्छी तरीके से की जाती है, जैसे जियो ने मार्केट की तो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो ये अगर इस तरीके से पार्टी सामने आए, अच्छी तरीके से उसको मार्केट करें, तो अभी भी आप ये जो एनिमेशन मूवीज़ हैं, ड्रामेज़ हैं, पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, ऐनक वाला जिन कितना मशहूर था बच्चों में, पीटीवी का ड्रामा, तो उसमें ऐड मिलते हैं। तो इसमें अगर एक तरह से आप यूँ कह लें कि अगर अर्ज मौजूद हो आपके सामने कि बच्चों के लिए कुछ करना है और मुझमें स्टेबिलिटी हो, असल में मैं वही बात में बुनियाद वापस आऊँगा कि हमें तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, ये तफरीह तो सेकेंडरी चीज़ है। अदब उन मुआशरों का तरक्की करता है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर पहले अमन हो, जहाँ पर पहले खुशहाली या कुछ ना कुछ लोग रोटी अंदर ले जा रहे हो, उसके बाद वो रोटी को हजम करने के लिए कुछ उछलेंगे, कुछ कूदेंगे। अच्छा, इसमें ये आपका क्या आप कुछ सजेशंस ऐसे पुटअप करना चाहेंगे कि ये किस तरह से लिखारी जो हैं वो इनका रुझान इस तरफ लाया जा सके कि तामीरी अदब लिखा जाए, और वो जो लुग़त है उसका इस्तेमाल किन तरीक़ों से होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, और इसके लिए कोई ऐसा इदाराती निज़ाम इस वक्त मौजूद है, या कोई इसके लिए आप समझते हैं कि कोई कुछ किया जा सकता है या हो सकता है? देखिए, जैसे वो बच्चों का अदब इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वालों ने कायम किया, वो फ़ाल तरीके से काम करता रहता, और वो उसका वो एजेंडा ख़त्म कर दिया जाए जिसमें ख़ास किस्म की मेंटालिटी के लोगों को तैयार करना है, बल्कि खालिस एजुकेशन और अदब बराए तफरीह को अडॉप्ट किया जाए, अदब बराए तफरीह। इसी तरीके से नेशनल बुक फाउंडेशन ने, जिन्होंने मेरी किताब को आपने जिक्र किया कि वो 2 दफ़ा अवार्ड दिया, तो वो खालिस बच्चों का वहाँ पर हुई बच्चों का अदब बराए तफरीह। अब मेरी नालायकी है कि मैं उसमें मकसदियत ठोंस दूँ, ठोंसे नहीं, कहानी उसी तरह रहे कि जिस तरीके से पानी पर कश्ती है। तो अगर इस तरीके से 2 इदारे ये अगर ये फंक्शनल हो जाए, लेकिन चलें जी, गवर्नमेंट तो इस वक्त अपने अजीबोगरीब मसाइल हैं, एक NGO कोई बच्चों का सालाना मुकाबला जिसमें अच्छे से इनामात हों, कहानी के लिए, नज़्म के लिए, नावल के लिए, मतलब कि एनिमेशन मूवी के लिए, कार्टून के लिए, मैंने भी जिक्र कर दूं कि मैंने भी एक बनाई है, उसमें मैंने उसमें भी एक जिस तरीके से मैंने उसको थोड़ा सा और टच दिया है कि जैसे एक सुपर हीरो है, तो आप देखें उसमें वो क्या मुख्तलिफ हीरोज़ जो होते हैं, सुपर हीरोज़ जो हैं, क्या बेन 10 और इस तरीके से, जिसमें वो अच्छा है, लेकिन मैंने उसमें अपनी कहानी में इस तरीके से बयान किया है कि बच्चे अपनी वर्थ पर सुपर हीरो बने, यानी कि सुपर नेचुरल पावर पर इन्हसार ना करें, रियलिस्टिक जो ज़मीनी हकायक हैं उन खूबियों की बुनियाद पर वो सुपर हीरो बने। तो वो मेरी ये उसका आप कह लें कि दैट्स द थीम ऑफ दैट वेरी एनिमेशन मूवी जो मैंने डेवलप की है। तो इस तरीके से एनिमेशन मूवी को आप सामने रहे तो बच्चों के लिए क्या इस हवाले से पाकिस्तान में अभी आपको लगता है कि उर्दू के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने कुछ ऐसा, कहीं बाहर ऐसा कुछ हो रहा है कि जो उर्दू पढ़ने और लिखने वाले बच्चे और लोग हैं, क्या उनमें भी तो एक मार्केट मौजूद है हमारी? जी बिल्कुल मौजूद है, और मुझे याद है कि आंख मचोली में मुझे सबसे पहले जो ईमेल आई थी वो न्यूजीलैंड से आई थी।
हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं याद है कि मैं खुशी से उस रात सो नहीं सका था। तो बाहर भी है ऐसा सब कुछ। और पाकिस्तान में अगर मैं कहता हूँ एक NGO एक दफ़ा इसका एक एहतमाम कर रहे 1 साल, उसके बाद आप देखेंगे कि लोग इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। एक अच्छा सा प्राइज़ रख दें हर कैटेगरीज के लिए और इसकी मार्केटिंग करें, बाहर से बहुत सारे लोग इसके लिए, यानी कि ये एक पहला पत्थर होता है, एक अंधेरे में एक रोशनी है जो आपने करनी है, उसके बाद वो हर एक को अट्रैक्ट कर लेगी। लोगों का इसकी तरफ ध्यान नहीं है। मुआशरा इससे थोड़ा सा गाफिल दिखाई देता है मुमकिन है तौर पर। अच्छा ये बताइए कि जो हमारा ये आजकल एक काविश सी हुकूमत की जानिब से ये की जा रही है, जिसे इसको सिंगल नेशनल करिकुलम कहा जा रहा है, तो आपका इससे मुताल्लिक बच्चों के हवाले से आप इसको किस तरह देखते हैं कि जो ये करिकुलम डेवलपर्स हैं और टेक्स्ट बुक राइटर्स हैं, ये इसको किस तरह से लेके चलेंगे, इसके क्या असरात होंगे, और ये दोनों पर क्या ये सिंगल नेशनल करिकुलम जो है ये इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, इसको किस हद तक कामयाबी मिलेगी और क्या रुझानात रहेंगे आपके? फारूक साहब, जहाँ तक तो इसकी ज़रूरत है, तो जिस तरीके से आप कलमा पढ़े बगैर मुसलमान नहीं हो सकते, जिस तरीके से आप ऑक्सीजन इनहेल करने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरीके से किसी कौम में इत्तफाक और इत्तेहाद और यूनिटी पैदा नहीं हो सकती अगर उसका नसाबी निज़ाम एक तरह का नहीं है। अगर एक तरह का है नहीं है। अच्छा, आप एक तरफ मदरसा सिस्टम है, एक तरफ खालस यूरोपियन मगरबी तदरीस का तरीका है, एक तरफ हमारा सरकारी स्कूल है, एक तरफ हमारा एक मलगूबा सा जो थोड़ा सा सरकारी, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम और थोड़ा सा उर्दू मीडियम है। तो करेंगे तो इस वक्त आपके सामने क्या है, मैं 20 के पाकिस्तान के बड़े बड़े जो अखबारात हैं उनके साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है और मैं एडिटर के तौर पर हूँ, मुझे आती थी उसकी लोगों की तहरीर। आप यकीन करें हमारे बच्चे ना उर्दू सीख पाए और ना इंग्लिश सीख पाए, हमारे बच्चे कंफ्यूज्ड बच्चे। उसकी वजह एक ही है कि हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ एजुकेशन एक नहीं है। ये इंतहाई ज़रूरत है। पहली बात आपकी, जब तक ये नहीं होगा आप अपने मुआशरे में जो तकरीब है, जो एक डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि आप एक पर्चे पर लिखकर या एक किताब में ये कह रहे हैं कि यही मदरसे वाले भी पढ़ेंगे और यही कन्वेंशनल स्कूल वाले मदरसे वाला निज़ाम पढ़ेंगे, मतलब वो दीनी तालीमात को एक ख़ास हद तक बहुत छोटी उम्र में लाजमी कर दिया गया, और क्या एक ही दीन और वो चीज़ें हैं मुमलिकत में? इसके हवाले से मैं आपसे असल में पूछना चाहता। इसमें फारूक साहब देखिए, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ अभी तक यही नहीं फैसला हो सका कि इस मुल्क पर बंदूक ने हुकूमत करनी है या वोट ने हुकूमत करनी है। ये बुनियादी चीज़ है। जब तक सियासी निज़ाम मजबूत नहीं होगा, कोई भी हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकेगी। हुकूमत अवाम की बुनियाद पर खड़ी होती है और वो विल पावर उसकी हो कि मैंने मैंने सिलेबस बना दिया है और यही सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाएगा। पर उस सिलेबस में हो गया क्या नईम साहब, वो जो जिस तरह से ये बताया जा रहा है, क्या ये चल सकता है कि आप मदरसे के बच्चे को और उस कन्वेंशनल को एक ही किस्म का सिलेबस पढ़ा? आपका आइन उसकी ज़मानत देता है। आपका आइन कहता है कि आप बच्चों को जब लैंग्वेज सिखाएंगे तो उस वक्त उसको, जब तक वो शऊर की उम्र को नहीं पहुंचता, उस वक्त तक उसको किसी भी नज़रियात के ऊपर आप प्रोपोगेशन उसके अंदर नहीं डालेंगे। और आप मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्कूल है, स्कूल में ठीक है इस्लामी मुसलमान बच्चे भी होंगे, आप हो सकता है मसीही बच्चे भी हों, ठीक है, आप ऑप्शनल रख दें और मौजूद हो ऑप्शन कि आपने इस्लाम अगर किसी बच्चे ने पढ़ना है तो उसके लिए एक सिलेबस है,
और जो आपके वो बच्चे हैं जो जिस क्लास में मसीही ने भी बैठना है, मुसलमान ने भी बैठना है, हिंदू ने भी बैठना है, सिख ने भी बैठना है, वहाँ पर एक उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, एक हिंदू बच्चा मोहम्मद बिन कासिम के फजाइल क्यों पढ़ेगा? ठीक है ना, एक हिंदू बच्चा ये क्यों ना पढ़ेगा कि हनुमान बहुत अजीम हीरो है? एक हिंदू बच्चा कैसे पढ़ लेगा कि आज मैंने गाय के कबाब खाए? आपको अपनी तरजीहात अलग-अलग करनी पड़ेगी। दुनिया में मलेशिया है और भी बेशुमार कंट्रीज हैं, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, फिलिपाइन है। आप किसी मुल्क का जो तरक्की याफ्ता है मॉडल उठा लें, आप उसको लागू कर दें। मसला क्या है? मसला सिर्फ और सिर्फ विल है। जब आप बच्चों को इस्तेमाल करना चाहेंगे, जब आप चाहते हैं कि नस्ल जो आने वाली है वो इस माइंडसेट की हो, तो आप उसको वही सिखलाएंगे जो माइंडसेट आप देना चाहते हैं। ये आप खन्नास अपने ज़हन से निकालें। यकसू हों कि बंदूक ने हुकूमत करनी है या वोट ने हुकूमत करनी है, ये डिटरमिन कर लेगा। और जिसमें करने की ताकत होगी ना, वो करके दिखाया था। आप में ताकत थी, आपने इस्लामियात हिंदू को भी पढ़ने पर लगा दिया। आप में ताकत है, आपने मुतालिया पाकिस्तान वो लगाया जो आप समझते हैं। आप में विल है ना, तो जब आप में ये विल होगी कि मैंने इंसाफ पर मबनी तारीख बच्चों को पढ़ानी है, तो आप ये काम भी कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ विल की कमी है, डिटर्मिनेशन की कमी है। सो इसमें मेरा बुनियादी सवाल फिर वहीं पे है कि जो करिकुलम डेवलपर्स हैं, ये जो अभी अमल चल रहा है सिंगल नेशनल करिकुलम का, क्या ये दुरुस्त सिमत में है? नहीं, ये है टीबी के मरीज को आप ग्लूकोज लगा रहे। ये तो वो जो करिकुलम बना रहे हैं वो अपनी फीसें लेंगे, अपनी तनख्वाहें लेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। You have to answer this very question: who will bell the cat? Who will bell the cat? So, अब तो किस मॉडल पे होना चाहिए? पहली 12वीं जमात तक का या पहले जो प्राइमरी स्कूल है उसका कोर्स कैसा होना चाहिए आपके नज़दीक? आप उसमें हर स्कूल को इजाज़त दे दें कि वो इस्लामियात उसने कौन सी पढ़ानी है, और बाकी जो सिलेबस है वो साइंस है, बाकी उसमें तो कुछ नहीं है। और तारीख जो है वो ओपन कर दें, और इस्लामियात ही रफड़ है ना असल में, बाकी तो कोई मसला ही नहीं है। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम उसमें एक जगह पे तो आ जाता है जब क्रिएशन का चैप्टर आप निकाल देते हैं बायोलॉजी में से, या बायोलॉजी में आप ये फिज़िक्स में आप ये बताते हैं कि उसको जिस तरह कि उसमें आप कि ये सलाहियत जो है वो किसी एक ख़ास मजहबी हवाले से किसी को मुल्क को किसी को साइंटिस्ट को पावर्स मिली, जबकि वो एक साइंस सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। एनीहाउ, खैर ये आपने एक बहुत अच्छी बात की कि एक तो अदब तफरी के हवाले से होना चाहिए, और करिकुलम जो है टेक्स्ट बुक राइटर्स इससे यानी नहीं बना सकेंगे, क्योंकि एक तो वो आज़ाद ही नहीं है। पहली बात कि उनको एक फोर कॉर्नर मुतय्यन कर दिए गए। और मैंने एक दूसरी बात आपसे की है जो इसका एक प्रैक्टिकल हल है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा करने की जरूरत है। दुनिया में क्या, एक हमारा ही मुआशरा है, हम कोई मरीख में है, हमारा पाकिस्तान मरीख में है, ये इसी ज़मीन पर है जहाँ पर मलेशिया है, जहाँ पर टर्की है, जहाँ पर टर्की में एक प्योरली सेकुलर निज़ाम रहा है, उसके मुआशरे को क्या हो गया। रशिया में मजहब के ऊपर क्या क्या पाबंदियां नहीं रही। बच्चों का अदब क्या जो इन मुआशरों में है, क्या वो सियासी तौर पर या खौफ के लुगत तो नहीं रही उसमें? कोई नहीं, मतलब कि आज़ाद है आप। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को कहानी मैंने नहीं लिख कर देनी, बच्चे को कहानी उसकी माँ ने भी सुनानी है। बच्चों का लिटरेचर जो है वो सिर्फ मेरा लिखा हुआ लिटरेचर नहीं है,
बच्चों ने सबसे पहले कहानी अपनी दादी से सुननी है, अपनी नानी से सुननी है, अपने बाप से सुननी है, अपनी माँ से सुननी है। उसके बाद वो यहां आएगा और उसमें भी सिर्फ एक लाइन, सिंगल लाइन, तफरी। और मैं आपको बता दूं, दुनिया का कौन सा मजहब है, मुझे फारूक साहब आप बताइए, कौन सा मजहब है जो ये सिखलाता है कि सच बोलना बुरी बात है? कौन सा मजहब है सिखलाता है कि इंसाफ नहीं होना चाहिए? कौन सा बच्चा है जो कहेगा कि ईमानदारी नहीं होनी चाहिए? आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें, उसको सिखाएं कि सच सच होता है, इंसाफ इंसाफ होता है, इम्प्लीमेंट ना करें। जब उसका शऊर बुलंद हो जाएगा तो वो खुद इम्प्लीमेंट कर देगा कि सच्चाई कहाँ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नईम अहमद बलोच साहब। ये एक बड़ी बहस है और इसके मुतालिक बेतहाशा दूसरे सवालात मौजूद हैं और कई ऐसे रुख हैं जिनको हम किसी और महफिल में दोबारा ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। पीस डायलॉग सीरीज़ आपको बहुत शुक्रिया अदा करती है और हम अपने नाजरीन से भी कहेंगे कि अगर उनके कुछ ओपिनियंस हैं तो वो हमें ज़रूर लिख कर भेजें और नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप हमें लिख सकते हैं। इस प्रोग्राम से मुतालिक जो बातचीत हुई है उसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है और आप लोग क्या ख़यालात रखते हैं, उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।